सो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। तो अब हम डिस्कस करते हैं द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, देखो डिफरेंट डिफरेंट एड्सॉर्बेंट की जो सरफेस एनर्जी है वो डिफरेंट होती है। तो किसी की एड्सॉर्ब करने की टेंडेंसी स्ट्रांग है, किसी की कम है, और फॉर द सेम सॉलिड जितनी ज्यादा सरफेस एरिया हमारे पास अवेलेबल होगा उतनी ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगी। ठीक है, तो सेम सॉलिड के लिए हम बोल सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, या फ्री वैलेंसी। फ्री वैलेंसी का भी यही मतलब होता है कि जो ऊपर और साइड में और नीचे की तरफ जो सरफेस मॉलिक्यूल है वो बॉन्डेड है या अट्रैक्टेड है, पर टॉप पे नहीं है। तो यहां पर जो वैलेंसी है वो फ्री है, यहां पर बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड फ्री वैलेंसी। सेकंड, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट पे भी डिपेंड करता है। अगर आप सेम सॉलिड लें, लेट अस से सॉलिड इज ए, ठीक है, दो केसेस में। अब एक गैस आई, एक जो गैस है दैट इज एक्स, दूसरी गैस दैट इज वाई। तो दोनों गैसेस बराबर अमाउंट से एड्सॉर्ब नहीं होंगी। कोई गैस हो सकता है ज्यादा स्ट्रांगली एड्सॉर्ब हो, कोई कम स्ट्रांगली एड्सॉर्ब हो। तो गैसेस के लिए कौन सा फैक्टर है जो डिसाइड करेगा? दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। जितना हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगी। और क्रिटिकल टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ लिक्विफेक्शन भी होता है। ठीक है, तो हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर गैस इजीली लिक्विफाई होती है और उतने इजीली एड्सॉर्ब भी होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम जो कॉमन गैसेज है उनमें देखें तो H2, N2, CH4, CO2, इनके जो क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट इज 33, 126, 190 एंड 304। ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं हम। और वी कैन ऐड सम मोर गैसेस। तो मतलब जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है वो गैस ज्यादा एड्सॉर्ब होगी। देन HCl, देन NH3। HCl is around 324 and it is 406. So these are the critical temperature values for different gases. Third is temperature. अब देखो टेम्परेचर का फिजिक्स और केमिस दोनों में डिफरेंट डिफरेंट रोल है। फिजिक्स में क्या होता है, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब्ड है वो क्या होगा, दे विल गेन मोर काइनेटिक एनर्जी और वो एस्केप कर जाएंगे, डिसऑप्शन होगी। तो फिजिक्स टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करती है। ठीक है, प्रोवाइडेड प्रेशर इज कांस्टेंट। तो x बाय m क्या है? x इज द अमाउंट ऑफ गैस जो कि एड्सॉर्ब हुई, डिवाइडेड बाय m इज द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, तो ये बताता है आपको एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब ऑब्वियसली बात है कि जो चाहे फिजिक्स ले चाहे केमिस ले, डेल्टा H तो एड्सॉर्प्शन का नेगेटिव ही होता है। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, स्लो होता है। ठीक है, तो फिजिक्स के केस में ये सिंपल था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन कम होगी। तो x बाय m दैट इज द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, दैट इज द अमाउंट ऑफ गैस या मास ऑफ एड्सॉर्बेट डिवाइड बाय मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, ये कम होता है। पर केमिस में ये ग्राफ पहले इंक्रीज करता है फिर ये डिक्रीज करता है। ओके, अब इसका रीजन क्या है? अब आप बोलोगे कि डेल्टा H अगर नेगेटिव है तो वो तो केमिस के लिए भी है, तो यहां पर भी वही होना चाहिए था कि एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इसका डिक्रीज होनी चाहिए थी केमिस। तो केमिस में रिक्वायरमेंट क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा जो स्टार्टिंग में हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ये वो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एक बार वो एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई फिर
केमिजॉर्प्शन चलती रहेगी, ठीक है। पर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दो तो फिर वही कॉन्सेप्ट कि डेल्टा एच नेगेटिव एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ x/m बढ़ता है एक्सटेंट ऑफ केमिजॉर्प्शन, इट रीचेज अ मैक्सिमम एंड देन इट अगेन डिक्रीजेस। तो ये दो ग्राफ याद रखने, फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन के, विद टेम्परेचर एंड कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। ओके, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आइसोबार, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ ये हम एड्सॉर्प्शन आइसोबार पढ़ रहे हैं, दैट इज द एड्सॉर्प्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, नाउ नोट इट डाउन। ठीक है, ये लिख सकते हैं फिजिजॉर्प्शन डिक्रीजेस विद टेम्परेचर बिकॉज एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड फिजिकल एड्सॉर्प्शन शोज regular decrease with temperature, but chemisoption first increases then decreases because it requires activation energy, और क्योंकि इसको activation energy चाहिए होती है, this is why chemisoption is also known as activated adsorption. Clear? Next, fourth is the effect of pressure. देखो प्रेशर का वही इफेक्ट है जैसे कि ये सरफेस है हमारा सॉलिड का सरफेस। अब अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा नीचे की तरफ उनको पुश लगेगा, ठीक है। तो सरफेस के वो ज्यादा क्लोज आएंगे, ज्यादा बार इसके ऊपर बाउंस करेंगे, इससे ज्यादा कोलाइड करेंगे। ज्यादा कोलाइड करेंगे तो ऑब्वियसली उनमें से कुछ वहीं पर ट्रैप हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो ये तो दिखती सी बात है कि प्रेशर बढ़ाओगे अगर गैस का तो जो एड्सॉर्प्शन है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन बढ़ती है। तो हम बोलते हैं कि x/m इज जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो प्रेशर के साथ स्टार्टिंग में इंक्रीज करता है, उसके बाद ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है, ठीक है। जिस पॉइंट पे ग्राफ अब फ्लैट होना स्टार्ट हो गया मींस अब आप प्रेशर और बढ़ाते जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेशन प्रेशर, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि ये सरफेस था, इसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होनी थी। स्टार्टिंग में पूरा सरफेस खाली था, तो आप प्रेशर बढ़ाते गए तो एड्सॉर्प्शन हुई, ठीक है। फास्ट होती रही, पर कुछ टाइम के बाद सारा का सारा सरफेस ऑक्यूपाई हो जाएगा, अब जगह नहीं बची। जब कोई एम्प्टी स्पेस ही नहीं बचा तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट तक ही प्रेशर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता है। आफ्टर दैट हम बोल सकते हैं कि कोई एड्सॉर्प्शन के लिए एम्प्टी साइट ही नहीं बची, तो फिर और प्रेशर बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे या जिस प्रेशर पे मैक्सिमम x/m आता है और उसके बाद प्रेशर बढ़ाने से कुछ नहीं होता, ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस चला जाता है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन प्रेशर, ठीक है। अभी इसको हम डिटेल में करेंगे डिस्कस, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है, ठीक है, इन द एड्सॉर्प्शन isotherm topic. Okay, so now you can note it down first. तो अब स्टार्ट करते हैं विद द एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स। आइसोथर्म क्या होता है? आइसो मींस कांस्टेंट, थर्म मींस टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम एड्सॉर्प्शन को चेक करते हैं कि कितनी एड्सॉर्प्शन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, ठीक है। तो मतलब it is the variation in the amount of gas adsorbed, that is x/m, with pressure keeping the temperature constant. Okay, तो हमारे पास जो ग्राफ होगा that will be x/m versus pressure P। तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में पहला जो हम आइसोथर्म पढ़ेंगे that is फ्रॉन्डलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फ्रॉन्डलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो ये पूरा थ्योरी है, इट इज ओनली फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन, नॉट फॉर केमिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है। और उसमें भी इस अजम्पशन पे ये काम करता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं एड्सॉर्बेट के वो एक सिंगल लेयर बना रहे हैं, ठीक है। जबकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में तो मल्टीपल लेयर बनती हैं, पर इस पर्टिकुलर थ्योरी के लिए ये जो हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे ये मान के चल रहा है कि यहां पर सिंगल लेयर एड्सॉर्प्शन हो रही है,
ठीक है, उसके बेस पे सारी कैलकुलेशन की गई हैं। तो फ्रॉन्टलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में फ्रॉन्टलिच ने कहा कि जो x/m है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर 1/n, मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में इस तरह का रिलेशन है। तो आप ये बोलते हो कि x/m इज इक्वल टू k इंटू p रेज टू पावर 1/n, वेयर k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, और जो n है दिस n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब अगर इसका हम लॉग लें तो log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p, ठीक है। तो यहां इस केस में आ जाएगा k 0 लेस देन इक्वल टू 1/n लेस देन इक्वल टू 1, एंड नॉर्मली 1/n वेरीज फ्रॉम 0.1 टू 0.5। तो मतलब 1/n की जो वैल्यू है वो 0.1 से 0.5 के बीच में नॉर्मली रहती है, पर एक्चुअल रेंज क्या है, 0 से 1 के बीच में वो रह सकता है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। अब देखते हैं इसकी वेरिएशन। जब एक्सपेरिमेंटल ग्राफ ड्रॉ किया था x/m वर्सेस प्रेशर का डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, तो जैसे कि देखो 195 पे किया, ठीक है, फिक्स टेम्परेचर पे, तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं x/m, स्टार्टिंग में बढ़ रहा है, उसके बाद ऑलमोस्ट ग्राफ फ्लैट होता जा रहा है, ठीक है, पर स्टिल 195 पे जो ग्राफ था वो काफी ऊपर गया, मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा थी। अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया 244, तो ग्राफ नीचे आ गया, मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम हुआ, और टेम्परेचर बढ़ाया ग्राफ और नीचे आ गया। तो इससे कंफर्म हो रहा है कि यस, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होता है, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, ये हमें इससे पता लग रहा है। अब ये जो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इज इक्वल टू kp रेज्ड टू पावर 1/n है, ये इक्वेशन, अब इस ग्राफ को भी हम जब ये इक्वेशन से रिलेट करेंगे तो ग्राफ का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है इसको आप ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हो, रफली, मतलब अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो कि स्टार्टिंग में ये ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद थोड़ा कर्वेचर आता है, कर्वेचर के बाद फाइनली ये फ्लैट हो जाएगा। तो 3 फेज हैं हमारे पास, ठीक है। तो पहला हम कंसीडर करते हैं जब प्रेशर स्टार्टिंग में था, तो लो प्रेशर वाले रीजन में, तो एट लो प्रेशर, तो उस टाइम लो प्रेशर पे क्या है, ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, तो 1/n क्या होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 1, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि x/m वेरीज ऑलमोस्ट लीनियरली विद प्रेशर, दैट इज x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। तो यहां पर 1/n की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो मतलब n की वैल्यू भी यहां पर आ गई 1, ठीक है। तो पहले इतना नोट डाउन कर लो, ओके। अब सेकेंड केस देखते हैं। एट मॉडरेट प्रेशर, तो बीच जैसे में क्या, ये कर्व में, ठीक है। तो मॉडरेट प्रेशर पे क्या हो जाएगा, ये तो पूरी वेरिएशन रहेगी, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर 1/n, क्योंकि कर्वेचर है। एट हाई प्रेशर जाके क्या हो जाएगा, जो ग्राफ है वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से आता है, सैचुरेशन प्रेशर जो पढ़ा था हमने। तो हाई प्रेशर पे जाके x/m में कोई चेंज नहीं आता, प्रेशर बढ़ाते रहो, मतलब x/m इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो हम लिखेंगे x/m इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर चेंजेस,
मतलब x by m is directly proportional to p raised to power 0. ओके, तो लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p raised to power 1, मॉडरेट पे raised to power 1 by n, और हाई प्रेशर पे p raised to power 0. ठीक है, क्लियर? तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ एड्सॉर्प्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर. ठीक है, तो दिस इज फ्रॉन्डलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. ओके, क्लियर? तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है? अब क्वेश्चन एक तो ये आ सकता है इसमें कि मान लो आपको यहां पे एक ग्राफ दे दिया x by m वर्सेस p, ठीक है, ये हो गया T1, ये T2, ये T3, और पूछा जाए क्वेश्चन में कि T1, T2, T3 का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है. तो हमें पता है कि जो ये एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए है, और फिजिकल एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर कम करने पे बढ़ता है. तो मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन किसमें हो रही है? पहले वाले कर्व में. तो मतलब T1 सबसे छोटा होगा, ठीक है, उससे बड़ा T2, उससे बड़ा T3. तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ही कम एड्सॉर्प्शन. ओके, तो हम बोलते हैं कि x by m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो इस तरह का एक ग्राफ आ सकता है. ठीक है, दूसरा जो प्रेशर के साथ वेरिएशन है, सैचुरेशन प्रेशर वाला, तो x by m वर्सेस टेम्परेचर, ओके, एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज आइसो बार. तो आइसो बार के साथ हमने क्या पढ़ा था? दिस वन. ठीक है, कि टेम्परेचर के साथ अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे वेरिएशन चेक करते हैं तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में इस तरह का ग्राफ आता है. ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है. और तीसरा इस इक्वेशन पे कि log x by m इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log p. अब इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करें तो दिस इज योर y, दिस इज योर c एंड दिस इज योर mx. ठीक है, तो यहां पर हमारी जो स्लोप है m वो किसके बराबर आ रहा है? 1 अपॉन n. तो मतलब y वर्सेस x ग्राफ प्लॉट करेंगे तो किसके बीच में आएगा ग्राफ? y पे कौन है? log x by m. x एक्सिस पे क्या है? log p. तो ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व होगा और स्लोप है इसकी 1 by n जो कि पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव रहेगी और ये स्ट्रेट लाइन जाएगा. ठीक है, एंड y इंटरसेप्ट इज log k के बराबर. मतलब जब ये mx 0 हो जाएगा तो y बचेगा c के बराबर. तो यहां कहीं से ग्राफ स्टार्ट होगा एंड इट विल गो लाइक अ स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप. ठीक है, तो ये जो वैल्यू है y इंटरसेप्ट, दिस इज log k, और इसकी जो स्लोप है दिस इज 1 by n. तो ये आपको क्वेश्चन आ सकते हैं. क्लियर? तो दैट इज डन. नाउ जस्ट नोट इट डाउन. ओके, क्लियर? अब सिमिलरली जैसे कि यहां पर हमने गैसेस वाला केस लिया कि गैस की एड्सॉर्प्शन हो रही है, तो गैस के लिए प्रेशर था. आप अगर सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो सॉल्यूशन के केस में कंसंट्रेशन होती है, प्रेशर नहीं होता. तो आ जाएगा x by m इज इक्वल टू k c raised to power 1 by n फॉर solutions getting adsorbed on solids. ठीक है, तो अगर गैस होगा तो प्रेशर की टर्म में लिखा जाएगा, और अगर सॉल्यूशन होगा तो प्रेशर को रिप्लेस करेंगे हम कंसंट्रेशन से. फॉर्मूला यही रहेगा. ठीक है, वेयर C इज द कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड. अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेकंड एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, लैंगमुइर. देखो, लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि जो फ्रॉन्डलिच था
वो फेल हो जाता था हाई प्रेशर पे जाके। वो बता ही नहीं पाया कि हाई प्रेशर पे जाके ये कर्व फ्लैट क्यों हो जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो लो प्रेशर पे देखोगे तो लो प्रेशर पे फ्रेंडलिच आइसोथर्म बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि व्हाट इज द वेरिएशन, पर हाई प्रेशर पे जाके फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो फेलियर था इसको करेक्ट किया लैंगम्यूर ने अपने थ्योरी में। तो उसने एक नया एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म दिया 1961 में। तो लैंगम्यूर का जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म था इट वाज डिराइव्ड on the theoretical considerations based on kinetic theory of gases। ठीक है, तो kinetic theory of gases के ऊपर बेस्ड था वो, और उसने कुछ assumptions ली थी। पहली assumption कि सारी की सारी जो adsorption sites हैं वो एक जैसी हैं, मतलब उनमें कोई डिफरेंट नहीं है। पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में डिफरेंट adsorption sites की जो surface energy है वो डिफरेंट होती है, पर ये assumption ले ली। सेकेंड, the ability of a particle to bind on a site is independent of whether or not nearby sites are occupied। तो उसका मतलब है कि जो पार्टिकल एड्सॉर्ब हो रहा है दैट इज नॉट कंसर्न अबाउट के आसपास और एड्सॉर्प्शन हुई है नहीं हुई है। ठीक है, मींस एड्सॉर्प्शन इज अ टोटली इंडिपेंडेंट फिनोमिना। ठीक है, कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सराउंडिंग्स, द पार्टिकल इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट। ओके, तो ये सेकेंड उसकी assumption होगी। एंड थर्ड इज adsorption is one layer thick only and is uniform all over the adsorbent। तो यहां पर भी हम one layer thick adsorption का ही केस स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो these are the consideration और the assumption of Langmuir model। तो Langmuir ने कहा कि adsorption में बेसिकली दो तरह के प्रोसेस हो रहे हैं, दोनों अपोजिंग हैं। तो एक है adsorption, तो मॉलिक्यूल्स आए सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हुए, और एक है डिसॉर्प्शन। तो बोल रहे ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली। हाँ, अब ये हो सकता है कि एक फास्ट हो रहा हो और एक स्लो हो रहा हो, पर अल्टीमेटली दोनों इक्विलिब्रियम में आ ही जाएंगे। ओके, तो पहले जस्ट नोट डाउन दीज थ्योरी पॉइंट्स। ठीक है, अब ये जो एड्सॉर्प्शन था, एड्सॉर्प्शन को एक और वर्ड दिया गया कंडेंसेशन, क्योंकि वैसा ही ना कोई चीज एड्सॉर्ब हो रही है लाइक कंडेंस हो रही है सरफेस के ऊपर आके, और सरफेस से निकल के बाहर जा रही है डिसॉर्प्शन हो रही है लाइक इवेपोरेशन। तो अगर कहीं पर कंडेंसेशन या इवेपोरेशन वर्ड यूज हो तो उनको इसी कंटेक्स्ट में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दिस इज द लैंगम्यूर मॉडल। तो ये एड्सॉर्बेंट का सरफेस है यहां पे, और ये ग्रीन कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एड्सॉर्ब हो रहे हैं। तो देखो कुछ सरफेस कवर हो चुका है, तो दिस रिप्रेजेंट्स द कवर्ड सरफेस, और कुछ सरफेस अभी खाली है, तो दिस इज कॉल्ड द अनकवर्ड और नेकेड सरफेस। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल आके एड्सॉर्ब हो रहे हैं, एक तो प्रोसेस है वो नीचे आए एड्सॉर्ब हुए, एक प्रोसेस है कि जो ऑलरेडी एड्सॉर्ब्ड है वो बाहर जा रहे हैं। ठीक है, डिसऑर्प्शन। तो दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने की ट्राई कर रहा है। स्टार्टिंग में क्या होगा, पूरा सरफेस एरिया खाली था, तो एड्सॉर्प्शन बहुत फास्ट हो रही है, डिसऑर्प्शन स्टार्ट नहीं हुई। धीरे धीरे सरफेस एरिया भरता जाएगा और फिर डिसऑर्प्शन भी स्टार्ट हो जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा एड्सॉर्प्शन और डिसऑर्प्शन का रेट बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसऑर्प्शन। ठीक है, उसके बाद फिर जो x/m है वो वैल्यू बढ़ेगी नहीं, क्योंकि अगर 10 आके एड्सॉर्ब हुए तो 10 ही डिसॉर्ब भी हुए। ठीक है, तो तब x/m कांस्टेंट हो जाता है। तो यही तो पॉइंट था कि कुछ टाइम के बाद x/m कांस्टेंट हो जाता है। मींस ये जो हाई प्रेशर पे जाके फ्लैट हो रहा है ग्राफ, जिसको फ्रेंडलिच एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर एड्सॉर्प्शन और डिसऑर्प्शन का रेट बराबर हो रहा था, इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, उस इक्विलिब्रियम को फ्रेंडलिच एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लैंगम्यूर ने कर दिया। तो लैंगम्यूर ने फाइनली एक इक्वेशन दी, उसने बोला कि यस, कि जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो भी प्रेशर पे डिपेंड करता है।
ठीक है, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे सरफेस को, ज्यादा कोलिजन होंगे, तो ऑब्वियस बात है एड्सॉर्प्शन बढ़ेगी। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया जो स्ट्राइक कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, वो बढ़ेंगे तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा। तो उसने कहा कि x बाय एम इज इक्वल टू AP अपॉन 1 प्लस BP, वे A एंड B आर द कॉन्स्टेंट्स जो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेट और टेम्परेचर, इन तीनों पे डिपेंड करते हैं ये कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब अगर इसी इक्वेशन में हम प्रेशर को बड़ा हाई ले, व्हेन द प्रेशर इज वेरी हाई, 1 प्लस BP, P इज वेरी हाई वैल्यू, तो बहुत हाई वैल्यू में अगर 1 ऐड किया नहीं किया डजंट मेक अ डिफरेंस। ठीक है, तो 1 प्लस BP को अप्रोक्सीमेटली हम BP ले सकते हैं, तो x बाय एम कितना आ जाएगा, AP अपॉन BP, दैट इज A अपॉन B, दैट इज कांस्टेंट। तो यहां से प्रूव कर दिया ना इसने कि हाई प्रेशर पे जाके x बाय एम कांस्टेंट आ जाएगा, तो ग्राफ फ्लैट हो जाएगा। लो प्रेशर पे BP बहुत छोटा होगा और 1 बड़ा होगा, तो लो प्रेशर पे 1 प्लस BP को अप्रोक्सीमेटली हम 1 ले सकते हैं, तो x बाय एम इज इक्वल टू AP, दैट इज कि x बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P रेज्ड टू पावर 1 आ रहा है, और स्टार्टिंग में ग्राफ लीनियर होता है। तो ये दोनों केसेस एक्सप्लेन कर पा रहा था कि लो प्रेशर पे क्या हुआ और हाई प्रेशर पे क्या हुआ। ठीक है, तो आई थिंक इतना क्लियर है। तो ये जो लैंगमुर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द NCERT सिलेबस, बट स्टिल मे बी इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे कैन आस्क, तो थोड़ा बहुत आइडिया हमें होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, नाउ नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, दिस इज द मोस्ट बोरिंग पार्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बट ये सारा का सारा आपको जो कहानी है ये आपको NCERT से पढ़नी है। प्रॉपर पैराग्राफ में ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, मैं जस्ट एक्सप्लेन करूंगा आपको। क्रिएटिंग वैक्यूम, देखो मान लो एक चैम्बर में आप वैक्यूम क्रिएट कर रहे हो, तो वैक्यूम पंप के थ्रू आपने मैक्सिमम एयर उससे निकाल दी, स्टिल थोड़ी सी गैसेस बची हुई हैं, तो आप क्या करते हो, आप थोड़ा सा उसमें एड्सॉर्बिंग मटेरियल रखते हो, वो सारी गैसेस को एड्सॉर्ब कर लेगा, और क्या होगा, हाई वैक्यूम जनरेट हो जाएगा। तो वैक्यूम जनरेट करने के लिए एड्सॉर्प्शन यूज करते हैं। गैस मास्क, जब गैस मास्क पहन के जाते हो तो जो हार्मफुल गैसेस हैं, टॉक्सिक गैसेस हैं, वो इस मास्क की जो कार्ट्रिज है इसके अंदर एड्सॉर्बिंग मटेरियल होता है जो गैसेस को अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेता है, तो गैस मास्क में यूज होता है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए जैसे सिलिका जेल है, सिलिका जेल मॉइस्चर को एड्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सब्सटेंस या सॉल्यूशंस, देखो इन दो में पहले सॉल्यूशन कैसा था, रेड कलर, यूनिफॉर्म रेड कलर, इसमें हमने चारकोल डाला, उसने क्या किया, सारे रेड कलर के जो पिगमेंट्स थे उनको एड्सॉर्ब कर लिया, और ये हो गया ना ये वाला पार्ट कलरलेस। ठीक है, तो कलरिंग मैटर रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, देन हिट्रोजीनियस कैटालिसिस, जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, H2/ प्लेटिनम पैलेडियम, तो हाइड्रोजन गैस ये प्लेटिनम पैलेडियम निकल के सरफेस पे एड्सॉर्ब होती थी, दिस इज द मेटल सरफेस, इस पे हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब हो जाएगी, फिर यहां से आएगा एल्कीन और ये दोनों सेम साइड से अटैच हो जाएंगी। तो हिट्रोजीनियस कैटालिसिस में कि जब जो कैटालिस्ट है दैट इज नॉट इन द सेम फेज एज द अदर रिएक्टेंट्स, तो वहां यूज होता है। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, अलग अलग इनर्ट गैसेस का एड्सॉर्ब होने का रेट अलग अलग है। ठीक है, तो उसके बेस पे हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। मेडिसिनल पर्पज है, जो ड्रग्स हमारे काम करते हैं कैसे करते हैं, जो जर्म्स हैं या जो बैक्टीरिया है वो आके उन ड्रग्स पे या उस मेडिसिन पे एड्सॉर्ब होता है और उससे वो क्या, दैट यू कैन किल द ड्रग, सॉरी बट आई एम स्पीकिंग, यू कैन किल द जर्म और द बैक्टीरिया। ठीक है, आई थिंक मेरी भी एड्सॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मेडिसिनल पर्पज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका रोल है। देन एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर अपना कलर
कि इंटेंसिटी के बेस पे काम करते हैं। जितनी ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगी उतने ज़्यादा वाइब्रेंट इसके कलर आएंगे, मतलब ज़्यादा इंटेंस कलर होगा। फिर फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये आप मेटलर्जी में पढ़ोगे, ठीक है। आई थिंक द नेक्स्ट चैप्टर इज मेटलर्जी ओनली। तो ये सारी एप्लीकेशंस हैं, जस्ट आपको याद होना चाहिए कि हाँ ये ऐसा कुछ होता है। अब एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखते हैं, स्मोकिंग, जो बहुत हार्मफुल है हेल्थ के लिए। तो उसके केस में भी देखो क्या होता है, जो अच्छी क्वालिटी की सिगरेट्स होती हैं, ठीक है, जो उतना डैमेज नहीं करती, क्योंकि डैमेज तो सारी करती हैं, ठीक है, तो वन शुड नॉट स्मोक। तो अच्छी क्वालिटी की जो सिगरेट्स हैं उनके फिल्टर में देयर इज एम्बेडेड चारकोल पार्टिकल्स। तो देयर इज चारकोल इन द फिल्टर प्रोटेक्टेड बाय स्पेशल मेम्ब्रेन। तो ये स्मॉल ये ब्लैक ब्लैक पार्टिकल दिख रहे हैं, ये चारकोल के पार्टिकल्स हैं। तो जब जो यहाँ से स्मोक आ रहा है उसमें से जो ज़्यादा टॉक्सिक पार्ट है वो इस फिल्टर के थ्रू जब स्मोक निकलेगा यहाँ से, ठीक है, तो ये चारकोल के पार्टिकल उसमें से कुछ टॉक्सिक गैसेस को एब्जॉर्ब कर देंगे, ठीक है। तो वाइल स्मोकिंग ये क्या होगा, व्हेन स्मोक द मेम्ब्रेन इज ब्रोकन। तो यहां पर जो मेम्ब्रेन थी वो ब्रेक होगी, इज ब्रोकन इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द एयर फ्लोज ह्यूमिडिटी विच एक्टिवेट्स द चारकोल इन द फिल्टर एब्जॉर्बिंग अनप्लेजेंट टेस्ट। ओके, तो इट ओनली एब्जॉर्ब्स अनप्लेजेंट टेस्ट, ठीक है। तो देखो यहां पर भी एब्जॉर्प्शन का यूज है, ठीक है। वी आर मोर कंसर्न अबाउट द सरफेस केमिस्ट्री एप्लीकेशन, ओके। तो these are the different uses of adsorption. Now next is, let us solve some problems. Question number 1 and question number 2. So you can just pause the video here, note down the two questions first, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन को आप तो इजीली सॉल्व कर सकते हो, इट इज वेरी बेसिक लेवल क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो टेक 2 to 3 minutes to solve these two problems. Okay, pause the video now. So I hope that you have solved it, or you have at least tried to solve it. In an experiment, 200 ml of 0.5 molar oxalic acid. Okay, देखो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये मोलैरिटी है और ये वॉल्यूम है, ठीक है। पर ये वॉल्यूम लीटर में नहीं है, ये मिली लीटर में है। तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं आएंगे, हमारे पास आएंगे नंबर ऑफ मिली मोल्स। तो हम बोलते हैं मिली मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बिफोर एड्सॉर्प्शन। तो उसको जब आप 10 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल से शेक किया उसके साथ, तो कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हुआ होगा। तो बिफोर एब्जॉर्प्शन कितना था, 200 इंटू 0.5, दैट इज 100 मिली मोल्स। आफ्टर एब्जॉर्प्शन कितना बचा, ml तो नहीं होंगे, 0.5 से 0.4 हो गई मोलैरिटी, ठीक है। तो ये आ गया 80 मिली मोल्स, ठीक है। अब 80 रह गए 100 से, तो डिफरेंस कितना आया, तो मिली मोल्स जो एड्सॉर्ब हुए इन 10 ग्राम चारकोल, तो 10 ग्राम में कितने एड्सॉर्ब हुए, 20 मिली मोल्स। तो 1 ग्राम में कितने हुए, 2 मिली मोल्स। तो 2 मिली मोल्स का कितना वेट होगा वो आप कर सकते हो कन्वर्ट, बेसिक मोल कंसेप्ट लगा के, ठीक है। तो बेसिक सा क्वेश्चन था। सेकेंड, अ प्लॉट ऑफ x by log x by m वर्सेज log p फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इक्वल टू 1 by n। अभी जस्ट पढ़ा है हमने, है ना। तो log x by m इज इक्वल टू log k प्लस 1 upon n log p। तो दिस इज y, दिस इज c, दिस इज m, दिस इज x, ठीक है। Then question number 3, which of the following is the correct variation of physisorption versus temperature? पहले में तो इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ बढ़ता नहीं है, स्ट्रेट लाइन तो कभी नहीं बढ़ता फिजिसॉर्प्शन में, रॉन्ग। सेकंड में डिक्रीज कर रहा है, यस दिस इज राइट।
थर्ड वन ये एक्चुअली किसका है, ये केमिज ऑप्शन के लिए है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। एंड नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, तो देखो दिस इज द क्वेश्चन जो जेई 2012 में पूछा हुआ है। द गिवन ग्राफ और डेटा 1, 2, 3 and 4 represent general trends observed for different physisorption and chemisorption processes under mild conditions of temperature and pressure। तो कौन कौन से करेक्ट हैं, तो ये चार आपको दिए हैं और उनके बाद चार ऑप्शंस हैं। तो यू कैन टेक मैक्सिमम 3 minutes फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है, एंड देन वी विल डिस्कस इट। ओके, सो देखो फर्स्ट थिंग, पहला ग्राफ है अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब दैट इज x by m वर्सेस टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्लियरली फिजिक्स ऑप्शन का ग्राफ है, ठीक है। सेकंड वाला टेम्परेचर के साथ पहले इंक्रीज कर रहा है फिर आगे डिक्रीज करेगा अल्टीमेटली, तो ये क्लियरली केमिस ऑप्शन का ग्राफ है। तीसरा है अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब, प्रेशर के साथ वेरिएशन है एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब आइसोथर्म, और आइसोथर्म अपने पढ़े थे ना फ्रॉन्डलिच वाला भी, तो उसके आगे लिखा हुआ था फ्रॉन्डलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में कि ये फिजिक्स ऑप्शन के लिए है। क्यों? क्योंकि जब प्रेशर बढ़ाते हो तो एड्सॉर्प्शन होती है, कम करते हो तो डिसऑप्शन होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि केमिसॉप्शन जो है प्रेशर के साथ डिपेंड नहीं करता, हाँ प्रेशर बढ़ाने पे केमिसॉप्शन बढ़ती है पर कम करने पे घटती नहीं है, रिवर्सिबल नहीं होता वो, ठीक है। जब ये ग्राफ कैसा है कि बढ़ाने पे बढ़ रही है पर प्रेशर कम करोगे तो वो डिसऑप्शन होगी, तो इट इज ऑल्सो फॉर फिजिक्स ऑप्शन। और ये जो ग्राफ है एक्चुअली थोड़ा नीचे ले गए इसको, पर क्योंकि पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है और जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन वाला ग्राफ था वो हमेशा जीरो के पास से स्टार्ट होके इस तरह जाता था ऊपर, ओके। तो ये वाला जो ग्राफ है इट इज ऑल्सो फॉर केमिस ऑप्शन, क्योंकि यहां पर उन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी मेंशन की है और जो डेल्टा एच है वो दिया 150 किलो जूल पर मोल। इतनी हाई डेल्टा एच की वैल्यू सिर्फ केमिस ऑप्शन के लिए होती है, तो आंसर विल बी 1 is physics option and 2 is chemis option, correct. 1 is physics option, 3 is chemis option, wrong. 4 is chemi and 2 is also chemi, yes. ठीक है, तो A and C are the correct options. Now next is question number 5, 6, 7, 8. तो पॉज वीडियो करना है, यू नीड नॉट नोट इट डाउन क्योंकि इतना लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट सॉल्व दिस 4 क्वेश्चन इन 4 minutes मैक्सिमम, ओके। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, रेट ऑफ फिजिक्स ऑप्शन इंक्रीजेज विद, ओके, डिक्रीज इन टेम्परेचर, यस, इंक्रीज इन टेम्परेचर, नो, डिक्रीज इन प्रेशर, नो, डिक्रीज इन सरफेस एरिया, नो। तो टेम्परेचर कम करते हैं तो फिजिक्स ऑप्शन बढ़ती है। फिर एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस इज जनरली एक्सोथर्मिक, बिकॉज, क्यों एक्सोथर्मिक? एंट्रोपी डिक्रीजेस, नो, फ्री एनर्जी इंक्रीजेस, नो, एंट्रोपी इंक्रीजेस, नो, एंथैल्पी इज पॉजिटिव, वेट 1 सेकेंड, एंथैल्पी इज पॉजिटिव, गलत है, डेल्टा एच पॉजिटिव तो नहीं है। एंट्रोपी डिक्रीजेस, यस, डेल्टा एच नेगेटिव होता है बट जनरली एक्सोथर्मिक इसकी वजह से नहीं है। एंट्रोपी इंक्रीजेज, रॉन्ग। फ्री एनर्जी इंक्रीजेज, द फ्री एनर्जी एक्चुअली डिक्रीजेज, तो आंसर आएगा एंट्रोपी डिक्रीजेज, ठीक है। दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट इज करेक्ट इन दिस 4, ठीक है। फिर मिथिलीन ब्लू फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एड्सॉर्ब्ड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल एट 25 डिग्री सेल्सियस। For this process, the correct statement is, देखो, adsorption requires activation at 25. एक्टिवेशन तो तब होगा ना अगर वो हमें कंफर्म है कि वो केमिसॉप्शन है, ठीक है। यहां पर जस्ट इतना मेंशन किया कि एड्सॉर्ब हो रही है एक्टिवेटेड चारकोल पे इस टेम्परेचर पे। सेकेंड, एड्सॉर्प्शन इज अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन एंथैल्पी, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है, तो वो चाहे केमिसॉप्शन हो फिजिक्स ऑप्शन दोनों में होता है,
तो ये तो करेक्ट है, हो ही है. नाउ द एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. ये सिर्फ केमिसॉर्प्शन में होता है एंड वी आर नॉट वेरी मच श्योर कि ये केमिसॉर्प्शन है. एंड एड्सॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल, वो भी केमिसॉर्प्शन में ही होता है और यहां से कोई स्टेटमेंट नहीं है. तो सिर्फ बी ऑप्शन है जो कि चाहे फिजिसॉर्प्शन हो या केमिसॉर्प्शन दोनों में करेक्ट होगी. देन 8th one, which of the following characteristic is not correct for physical adsorption? Adsorption of solid is reversible. ये तो करेक्ट है. Adsorption increases with increasing temperature. ये गलत है. दिस इज द आंसर. ठीक है. फिर 9th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू Freundlich adsorption isotherm, which of the following is correct? X by m directly proportional to P raised to 0, X by m directly proportional to P raised to power 1, directly to this. All of the above are correct for different ranges of pressure. तो देखो ऑलमोस्ट सारे जो क्वेश्चन थे ये हमने जो बेसिक थ्योरी पढ़ी उसी के ऊपर बेस्ड थे. ठीक है, कुछ भी उससे बियॉन्ड नहीं पूछा हुआ है. ओके, तो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज द colloidal theories or colloidal solutions. Okay, so see you in the next lecture. Thank you. Have a nice day.